वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निचोड़ अगर समझें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी और वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा। वक्फ कानून पर याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमत हों। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाय यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। वक्फ कानून का विरोध करने वाले खूब सियासी रोटी सेक रहे हैं। अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम राहत दी है जो बहुत जरूरी राहत थी और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। वहीं सरकार वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बता रही है और विपक्ष पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रही है। वो शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। लोग अपने मुंह से कुछ भी कह लें, डंडे के लिए कुछ भी शब्द कह लें, लेकिन आज उनका इलाज ही डंडे से हो सकता है। कि संपत्तियों का यूटिलाइजेशन ये प्रॉपरली नहीं होता था। जो अलग अलग वक्फ बोर्ड थे, अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रली वक्फ बोर्ड थे,
उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया था और उन्होंने एक पर्दा समाज के बीच में और अपने बीच में डाल दिया था, जिसमें किसी भी सामाजिक स्थिति की संरचना, उनके विकास, समाज के विकास की आधारभूत जो मुहैया कराना ही सुविधाएं, वो नहीं हो पा रही थी। मूल भावना से हमें लगता है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भटक गया था। और उधर वक्फ और बंगाल हिंसा के बहाने मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। जुबान से जहरीले बोल निकले हैं। तौकीर रजा को बंगाल में हिंसा करने वालों में बजरंग दल और बीएसपी नजर आ रही है, तो वहीं पर तौकीर रजा ने इसे आतंकी संगठन बताते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए तौकीर ने बयानों के भड़काऊ तीर छोड़े और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बता दिया। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए, और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सब्र के साथ काम लें और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों को और सताया जाएगा। वक्फ की तरह अभी और भी बिल आएंगे और कानून बनाए जाएंगे। वक्फ बिल जैसे आए हैं इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा। लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होना ऐसे बयानों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तौकीर रजा के बयान पर वीएचपी और साथ ही बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि कुछ मौलानाओं ने हिंदू विरुद्ध हमला और देश विरोधी काम करने की जैसे सुपारी ले रखी हो। कहने को तो है मौलाना और काम इनका सिर्फ भड़काना है। उनमें एक बरेली का मौलाना भी है और लगातार ऐसे ही मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों के कारण इस्लामिक जिहादी तत्व लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। अब समय आ गया है इस तरह के सारे मौलानाओं के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, अन्यथा हिंदू समाज को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ये है कि अभी आईएनसी के जो प्रमुख है तौकीर रजा, उन्होंने कहा बजरंग दल और ये जो है आतंकी संगठन है। भाजपा को उन्होंने दंगा वाली हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर के है। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। और दलित चेहरों को मोहरा बनाकर बवाल करा रही समाजवादी पार्टी, ये बयान है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मायावती ने दलितों और मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से बचने की अपील की है। क्या है कारण, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की विवादित बयानबाजी पर बीएसपी भी हमलावर है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के जरिए उन्होंने दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सपा के राजनीतिक हथकंडों से सावधान रहने की नसीहत दी है। वहीं मायावती के इस बयान पर एसपी और बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहन जी, आपने पीडीए आंदोलन को कमजोर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में आपने बीएसपी को ही समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। बहन मायावती जी ने सही कहा कि समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा वो जग जाहिर है और बहन मायावती जी से बेहतर जान कौन सकता है। जिस समय गेस्ट हाउस कांड हुआ वो बहन मायावती जी के साथ ही तो हुआ और संपूर्ण संसार ने देखा, पूरे देश ने देखा कि बाबा साहब को भूमाफिया कौन कहता है, समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने भी हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
जनता दर्शन के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता से दिव्यांग जन काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए दिव्यांगों को छड़ी बांटी और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि हर पीड़ित शख्स की समस्या का जल्द निपटारा करें। रोजाना की तरह सीएम योगी ने आज भी जनता दर्शन में आम लोगों की समस्याओं को सुना। आज जनता दर्शन के दौरान कुछ विशेष देखने को मिला, जब सीएम योगी ने चंदौली से आए 2 दिव्यांगों को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टिक दी। दिव्यांग जन भी सीएम योगी का शुक्रिया अदा करते नजर आए। वो कोई स्टिक दिया गया जिससे कि हमारे जो शेखर भाई हैं, जो दोनों आंखों से जिनको दिखाई नहीं देता, उनको चलने में उनको आगे जब बढ़ेंगे तो ये स्टिक इनका काम करेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि ये स्टिक चार्जेबल हैं और दिव्यांगों के लिए काफी मददगार साबित होती है। मुख्यमंत्री ने एक ओर अपनी इस पहल के जरिए दिव्यांगजन समुदाय की भलाई के लिए अपनी संवेदनशीलता को दिखाया और दूसरी ओर जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों के निपटारे के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये साफ किया कि किसी भी व्यक्ति की समस्या लंबित न रहे और उसे जल्द से जल्द समाधान मिले। हमारा कुछ मसला था पैसा का, मैंने पत्रक दे दिया तो उन्होंने तुरंत आश्वासन दिए कि आपका पैसा आपके पास तुरंत जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी बीजेपी की राह पर चलती दिख रही है। हर जिले में अभियान का प्लान भी है। बताया जा रहा है कि इस प्लान के सहारे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी अच्छे तरीके से जान चुकी है कि यूथ अगर बूथ पर डट जाएगा तो उससे उनका रास्ता आसान हो जाएगा। बीजेपी के काम करने के तरीके को अगर देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि उनके यहाँ भी पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है। निश्चित तौर पर बूथ सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और 5 ही क्यों, वहाँ तरह तरह से जैसी आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कार्यकर्ता उतारने पड़ेंगे वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इंतजाम करने का काम करेगी। इस पहल के जरिए एसपी लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। जानकार भी मानते हैं कि बूथ को जीते बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। कोई भी राजनीतिक दल होता है, चुनाव बूथ के बूते ही जीतता है। यदि बूथ उसका मजबूत नहीं होगा तो कोई कैंडिडेट चुनाव जीत नहीं सकता, क्योंकि बूथ की लड़ाई ही सबसे वो होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पन्ना प्रमुख का नाम दे लिए, चाहे बूथ प्रमुख उन्होंने कहा हो, ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी चाहती है कि हर हाल में 2027 का रास्ता भी आसान हो। ऐसे में अभी से बूथ पर काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद वो चाहती है कि 27 के चुनाव में भी उनका बेहतर प्रदर्शन रहे। तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी हर बूथ पर यूथ के जरिए 2027 का किला फतेह करना चाह रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज तीसरे दिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। कारोबारी और साथ ही सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। बीते 3 दिन में रॉबर्ट वाड्रा से कुल 16 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई है और इस पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखें।
गुरुग्राम लैंड स्कैम केस को लेकर समन के जवाब में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुए। वाड्रा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जो मेरा अनुभव लोगों के बीच में है अभी, उनका यही कहना है ये सारा राजनीतिक तौर तरीका है जो आज सरकार चल रही है, वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी एजेंसियों का। और इसी मामले में जिसके लिए मुझे समन किया गया है, जिसके जवाब मैं दे रहा हूँ, ये कार्रवाई हो चुकी है हरियाणा में। सवाल जवाब के बाद बाहर निकले वाड्रा ने कहा कि कोई नया सवाल नहीं पूछा गया, वही सवाल दोहराए गए जिनके जवाब मैं 2019 में दे चुका हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने इस जांच के पीछे अपने उस संदेश का हवाला दिया जिसे उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर दिया था। वाड्रा ने कहा कि जब से उन्होंने राजनीति में आने की बात कही है तब से ये मुश्किल शुरू हुई है, नहीं तो ईडी के समन का कोई आधार नहीं है। जितने भी सवाल हैं वो पहले पूछ चुके हैं ये लोग। अब जो केस है वो 2008 का केस है। इतना समय क्यों लिया जा रहा है? 2019 में जब 15 बारी मुझे बुलाया, उस टाइम मैंने ये सारे सवाल के जवाब दिए हैं। आपको बता दें, ये मामला हरियाणा के शिकोपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हल्द्वानी के चौंसला गांव की डेमोग्राफी अचानक से पिछले 1-2 सालों के भीतर बदल गई है, लेकिन इस डेमोग्राफी बदलाव में पटवारी की भूमिका संदिग्ध नजर आई। इसके बाद में पटवारी को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोग इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ये है चौंसला गांव। घने जंगल के बीच मौजूद ये गांव अभी तक लोगों की नजरों से दूर रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में डेमोग्राफी बदलाव की ऐसी खबर गांव से निकली कि वो सुर्खियों में आ गया। गांव में अचानक रामपुर, स्वार, मुरादाबाद, बिहार, संभल, अलीगढ़ से ऐसे 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवार पहुंच गए, जिन्होंने गांव का नक्शा ही बदल डाला और उन्हें जमीन खरीदने और सरकारी जमीनों में कब्जा करवाने में पटवारी शबनम परवीन ने मदद की। अगर सरकारी भूमि पर कोई फैक्ट्री खड़ी हो गई तो एक कितना बड़ा विषय है, तो इसमें उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो दोषी पाई गई, सस्पेंड दोषी पाने के बाद ही किया, तो उन्हें टर्मिनेट भी किया जाए। क्यों टर्मिनेट किया जाए? क्योंकि आगे से एक नजीर बने, कोई भी आदमी सरकारी भूमि पर कब्जा न होने दे। दरअसल चौंसला गांव में साल 2021 में फैक्ट्री का निर्माण किया गया। इस फैक्ट्री की आड़ में 5,500 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और फिर कई और जमीनों पर लाकर धर्म विशेष के लोग बसने लगे। प्रशासन ने डेमोग्राफी चेंज पर आंखें बंद करने वाली पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनकी पिछली भूमिकाओं की जांच भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पटवारी शबनम परवीन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिछली पोस्टिंग्स के दौरान भी ऐसी ही कोशिश की है। चौंसला में बीच में जांच की गई। जांच में ये संज्ञान में आया कि एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। उस फैक्ट्री के द्वारा 520 स्क्वायर मीटर लैंड, जो गवर्नमेंट लैंड है बंजर श्रेणी की, उस पर कब्जा किया गया है। जांच में ये भी पाया गया कि 2021 में फैक्ट्री बनना शुरू हुई है, 2022 में जाके वो पूर्ण रूप से निर्मित हुई है। तत्समय जो उस क्षेत्र में पटवारी तैनात थी, फतेहपुर पटवारी क्षेत्र है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई, ना ही कोई बेदखली करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई की गई है। हालांकि शबनम परवीन ऐसी पहली पटवारी नहीं जिसने डेमोग्राफी के इस बदलाव पर आंखें बंद की हों या जानकारी अपने आला अधिकारियों से छिपाई हों। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक कई अन्य पटवारी भी हैं जो इस खेल में शामिल रहे। ऐसे में सरकार के रडार पर अब इनके कारनामे भी हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।